बताइए कि बीजे का कोर्स हो, उसमें लैब न हो, कैमरे न हो, और शीघ्र ही थोड़े से दिनों के बाद देश से गवर्नर सिस्टम खत्म हो जाएगा। खूब बढ़िया से बजाइए और जितना करना हो बजाइए। मैं इस पर शीघ्र ही PIL डालने वाला हूँ। आप ये देखिए ना पल्लवी जी कि एक सिपाही की भर्ती आज होती है। सिपाही अदना सा, उसका सारा वेरिफिकेशन खुफिया वाले उसके थाने से करते हैं। आप कुलपति जैसा पद इस तरीके से आप सौंपा जा रहा है इस व्यवस्था में। कोई सुनने वाला है? माइक लाइए पल्लवी जी, माइक लाइए। है कि हिंदी फिर आना। मुसलमान घर में रहते थे जो आज ये आग लगा रहे हैं ना, हिंदुस्तानी ये जो PM आग लगा रहे हैं देश के अंदर, साफ साफ बजाइए इसको। PM जो आग लगा रहे हैं, हिंदुस्तान का पतन कर रही हैं पल्लवी जी, आपका और हम सभी पतन। मैं कैसे नहीं, इसलिए कि आप लोग मीडिया पता नहीं कैसे इंटरव्यू बजाते हैं। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। पिछले कुछ दिनों से लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे विद्यार्थी अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं। और अभी कल आप हमारे चैनल पर लगातार लाइव देख रहे थे, 3 से 4 हमने लाइव किया और आपको दिखाया कि कैसे बच्चे जो है वो केरोसिन का तेल, पेट्रोल, डीजल जो उनको उपलब्ध हो रहा है वो डालकर अपने आप को जला लेने की कोशिश कर रहे हैं, आत्मदाह कर ले रहे हैं। कुछ लड़कियों की कहानी हमने दिखाई कि कैसे ज़मीन उन्होंने गिरवी रखकर अपनी पढ़ाई पूरी की है। कुछ माँओं की कहानी हमने आपको दिखाई कि कैसे उन्होंने अपने दहेज में जो भी डाल पे जो सोना चढ़ा है उस सबको सुनार की दुकान पर रखकर और बच्चियों को पढ़ाया है। तो एक तरफ आप जब देखते हैं कि पढ़ाई के लिए एक समाज इतना संघर्ष कर रहा है, वो पढ़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, और आपको तब पता चले कि आप 3 से 4 साल की डिग्री लेते हैं और वो कॉलेज ही फर्जी निकल जाए तो उन बच्चियों पर क्या गुजर रही होगी, उन बच्चों पर क्या गुजर रही होगी। ये कल आप लगातार हमारे साथ देख रहे थे। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मुलाकात करा रहे हैं जो इन फर्जीवाड़े की चीज़ों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मतलब जब आप समझिए यूनिवर्सिटी, गोरखपुर यूनिवर्सिटी की बात, हमने आपको कुछ दिन पहले एक वीडियो दिखाया था जिसमें हमने आपको दिखाया था एक काफ़ी बुजुर्ग से दिख रहे इंसान जो 10 दिन से अनशन पे थे। जब हम आपको वो वीडियो शूट कर रहे थे उनकी हालत बहुत गंभीर थी, बहुत अच्छे से बात नहीं हो पाई थी। तो आज हम फिर आए हैं, सिलसिलेवार तरीके से सारी चीज़ समझने आए हैं कि आखिर क्यों एक इंसान 10 दिन तक आमरण अनशन पर तुला रहता है, फिर बाद में हॉस्पिटल तक जाना पड़ता है। आखिर क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें समझेंगे। आपका प्रणाम और आपका स्वागत। आप लोगों को भी प्रणाम, आपके चैनल को भी प्रणाम कि आप यहाँ तक चल के आई हैं। और देखिए, विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह यहाँ वाइस चांसलर हैं, पूर्णिया से आए हुए हैं। और इनके विरुद्ध यहाँ तो आंदोलन आने के साथ ही चल रहा था, कोर्सेज को लेके, इनके छोटे मोटे कामों को लेके। बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के, बिना मौलिक मूलभूत सुविधाओं के इन्होंने अनगिनत, हमको किसी तरीके से मेरे पास कोई कापी नहीं है, 63 कोर्सेज इन्होंने लगाए हैं, जिसका ये जानते होंगे कि किस बात के लिए लगाए हैं, उसका क्या फ़ायदा है ये उनको पता होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, उस पर आने वाला धन, उसमें फैकल्टी नहीं है, हायर करके फैकल्टी, गेस्ट फैकल्टी लाए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अब कृषि विज्ञान आप खोले हुए हैं, संकाय कृषि विज्ञान खुला है, उसमें बताइए कि 80% जो कृषि की पढ़ाई होती है वो खेत में और लेबोरेटरी में होती है, उसके लिए कुछ भी इनके पास नहीं है। ये बात तो आप सही कह रहे हैं। न्यू मीडिया का कोर्स आया हुआ था और हम लोग उस समय बीजे के स्टूडेंट थे, हम बार बार सर से पूछ रहे थे कि न्यू मीडिया कोर्स तो आप खोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या कोई सिस्टम हमें मिलेगा कि हम वीडियो एडिटिंग सीख पाएंगे, क्या कोई कैमरा होगा, कुछ होगा? तो पता चला अभी तक कुछ भी नहीं है, बस कोर्स लॉन्च, कुछ नहीं, हवा में। अब आप बताइए कि बीजे का कोर्स हो, उसमें लैब न हो, कैमरे न हो, और उसमें रिकॉर्डिंग की सुविधा न हो, वो क्या करेगा? किताब पढ़ के, किताब भी मेथोडोलॉजी की एक सिंगल पुस्तक नहीं है किसी कोर्स में, और उसी को लेके बच्चों ने 3 बरस बाद जब ये परीक्षा कराए हैं तो मेथोडोलॉजी के प्रश्नों को लेके, जटिल प्रश्न और जो इनके बताए सिलेबस से उससे बाहर के प्रश्नों को लेके बच्चों ने कापियां फाड़ी। अनुशासनहीनता का प्रश्न नहीं है, 3 साल बाद आप परीक्षा कराएंगे और परीक्षार्थी की दशा क्या होगी ये किसी अनुशासित आचार्य से पूछिए, किसी परीक्षार्थी से पूछिए। ऊपर से आप उनको जो है बाढ़ कर रहे हैं, उनके ऊपर FIR दर्ज करा रहे हैं। ये काम किए थे
मैंने बोला ना कि एग्रीकल्चर में बिना खेत के आपने एग्रीकल्चर खोला कैसे? एक क्राइम है, ये शिक्षा का क्राइम। आपने एग्रीकल्चर शिक्षा के साथ ही क्राइम नहीं किया, पूरे विश्वविद्यालय के साथ क्राइम किया। आप किसी इशारे पर बहुत जल्दीबाजी ये दिखाना चाहते हैं कि हम यह कोर्सेज खोल लिए हैं, किसी को बताना चाहते हैं, हवा में बताना चाहते हैं। एग्रीकल्चर को बिना लैंड एक्वायर किए, बिना क्षेत्र फील्ड एक्सपेरिमेंट होता है, फील्ड रिसर्च होता है, और उसकी 20% जो बाकी शेष होती है उसके लिए सभी संकायों में उसके जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, एंटोमोलॉजी हो, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स हो, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री हो, एग्रीकल्चर जितने भी उसके डिपार्टमेंट हैं, सब में वेल फर्निश्ड लैब चाहिए एग्रीकल्चर के लिए। इसी तरह से आपने टेक्नोलॉजी खोला है, कुछ भी नहीं है टेक्नोलॉजी में। हम एक नया कोर्स आया था मल्टीमीडिया और टेक्निकल मीडिया, इन सारे कोर्सों को लाया गया है, जबकि वहाँ पर कोई भी नया फर्नीचर छोड़िए, कैमरा या कोई सिस्टम ऐसा आया हो कि बच्चे सीख पाए। हम बीजे वहाँ से करके निकले, हमें एक बार भी प्रैक्टिस तक नहीं कराई। वो नहीं है। और जो टेक्नोलॉजी आपने खोला है, डिपार्टमेंट यहाँ खोला है, उसमें आप बताइए इंजीनियरिंग का होता है, मैकेनिकल का होता है, केमिकल का होता है। एक बिना लैब आपको लग नहीं रहा कि अपराध का काम मैं कर रहा हूँ? किसके लिए आप काम कर रहे हैं? और खोल किस में रहे हैं? प्राइवेट विश्वविद्यालय में अभी भी जो चल रहा है, टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय यहाँ बन गया है ना, मदन मोहन। इसके बाद आप बताइए कि हमको उस विश्वविद्यालय में इस तरह के टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट खोलने की ज़रूरत क्या है? एडमिशन फुलफिल नहीं हुआ है, मिलेंगे भी नहीं। केवल एग्रीकल्चर छोड़ के बाकी किसी में इनको, और एग्रीकल्चर चूँकि महत्वपूर्ण कोर्स है और रोजगार ओरिएंटेड कोर्स है एग्रीकल्चर का, लेकिन आप पतन कर रहे हैं, आप रिसर्च की हत्या कर रहे हैं। फील्ड नहीं है। आप किताब पढ़ा के एग्रीकल्चर बीएससी की डिग्री जब उसके गले में पहना देंगे और वो नौकरी खोजेगा, नौकरी पा जाएगा, और जो नौकरी नहीं पाएगा वो यदि रिसर्च करना चाहेगा तो क्या रिसर्च करेगा? इस नेशन को क्या देगा? कुलपति जी कितनी बर्बाद करेंगे इस इंस्टीट्यूशन को। लड़ाई गोरखपुर यूनिवर्सिटी के लिए नहीं, गोरखपुर देखिए, हमारी लड़ाई मैं कैसे बताऊं कि अपना लेटर मैं कितना बताऊं कि पीआईएल इस पर पूरा विस्तारित पीआईएल यहाँ आने के पहले ही मैंने दिसंबर में ही सर्वोच्च न्यायालय को लिख दिया है। मैंने बता दिया है कि कुलपतियों की नियुक्ति जो है अब इस तरीके से तानाशाहियत के तरीके से अंग्रेजी जमाने जैसे न किया जाए कि कांग्रेस अब तक थी 60 साल तक तो अपने लग्गू भग्गू को कुलपति बनाती रही। अब ये आरएसएस स्पॉन्सर भाजपा पार्टी आई है, सभी अपने स्पॉन्सर को कुलपति बना रही है। इसमें इनका दोष नहीं, इसमें सबका दोष है। तो आप एक गवर्नर हाउस जो तानाशाह की तरह काम करते हैं, अंग्रेजी जमाने जैसे गवर्नर हाउस आज भी इस देश में काम करते हैं, जिनकी आज ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं आपके मीडिया के माध्यम से कि शीघ्र ही थोड़े से दिनों के बाद देश से गवर्नर सिस्टम खत्म हो जाएगा। खूब बढ़िया से बजाइए और जितना करना हो बजाइए। मैं इस पर शीघ्र ही पीआईएल डालने वाला हूं सर्वोच्च अदालत को। मैं प्रॉमिस करता हूं कि 1 साल 2 साल 3 साल जितने दिन चलेंगे, एक गवर्नर हाउस जितने देश के हैं, एक अराजकता डिक्टेटरशिप के सिंबल हैं इस देश में। और अंग्रेजों ने गवर्नर्स बनाया था। गवर्नर्स पर किस बात के लिए बनाया था? गवर्नर्स भारत को लूट लाने के लिए बनाया था। क्रांतिकारियों को फांसी पर लटकाने के लिए इन गवर्नर्स की नियुक्ति की गई थी, और एक गवर्नर से ही पूरी सत्ता संचालन के केंद्र हुआ करते थे भारत में। उसके पहले, अंग्रेजों के पहले इस तरह का गवर्नर्स जो आधुनिक पूरे हथियारों से लैस हो, फांसी की सजा ये मुकर्रर करते थे हिंदुस्तानियों को जो आंदोलन के लड़ने वाले थे। भारत को लूटने के सारे प्रावधान ये करते थे। और गवर्नर होता कौन था? आईसीएस, जो कंपनी की सेवा का जो सबसे जो है सबसे तेज तर्रार आदमी, उसको लंदन में प्रशिक्षित करके भेजा जाता था। 2 साल का प्रशिक्षण होता था। भारत के बारे में सारी चीजें पढ़ाई जाती थी। लेकिन आप बात तो सारी सही कह रहे हैं, अंग्रेजी हुकूमत ऐसी थी, ये थी, लेकिन हमारे यहाँ संविधान बना, और संविधान जब लागू हुआ तो ये कहा गया कि संविधान में जो कानून है वो सभी सही है, लेकिन उसको प्रैक्टिस करने वाले लोग सही होने चाहिए। तो आपने आंदोलन किया, 10 दिन तक आप आंदोलन में रहे, आपने आमरण अनशन किया, और उसके बाद भी आप जिस चीज को लेकर अनशन करते रहे वो लोग अभी भी अपने पद पर बैठे हुए हैं। तो फिर मैं मानूं कि आपका अनशन नहीं, मेरा यहाँ का अनशन जो था वो कुलपति जी को लेके था। तो मतलब आज का यही
आप वर्तमान का ही मैं पूछूं, अपने टॉपिक पर आइए। मैं कुलपति जी को लेके 27 जनवरी को अनशन चालू किया था। उसके पहले मैं 20 दिसंबर से लेकर और जनवरी तक 25 जनवरी तक चांसलर महोदया को 3 पत्र लिखा था। 3 पत्र मैं भेज चुका था कि इन कुलपति को, मुझे पूर्णिया का मैं संदर्भ उस समय नहीं दिया था इनको मैंने कहा था कि यहाँ ये कुलपति कर रहे हैं, एक अनुशासित आचार्य को निलंबित किए हैं, विद्यार्थियों पर एक कार्रवाई किए हैं, इनको हटाइए, इनके विरुद्ध जांच बैठवाइए। तीनों पत्र का कोई जवाब तक नहीं आया। डेमोक्रेसी हमारी ऐसी है, वो राजभवन ऐसा है, राजभवन नहीं लिखता हूँ, मैंने लेटर में गणतंत्र भवन लिखा है अपना। गणतंत्र भवन ऐसा है कि एक जवाब भी नहीं देता। बताइए हम कैसे भरोसा करें कि हम इस डेमोक्रेसी के एक पुर्जा हैं, एक नदना अदना सा चीज है। कैसे मैं यकीन करूं जब मेरी बात इतनी भी नहीं सुन सकता राजभवन की हमारे पत्रों का संज्ञान ले, हमको बताए तो कि हाँ हमारा पत्र मिल गया है। उन्होंने नहीं सुना। फिर मैं 25 को प्रेस किया आपके क्लब में और 27 जनवरी से मैं अनशन पर बैठा, सीधे कि इनको यहाँ से लखेदा जाए। मैं इस मुकाम पर आया कि या तो ये रहेंगे या तो मैं रहूंगा। 27 से अनशन चला और अनशन 8 तक चला, 13 दिन चला, 10 दिन नहीं 13 दिन। मेरी स्थिति इसमें क्या हो गई, सारा रिपोर्ट यहाँ हॉस्पिटल में पड़ा है, जाइए आप लोग देख लीजिए। 7 किलो वेट डाउन हो गया। फिर डॉक्टरों ने कहा कि नहीं आपको ओरल दिया जाएगा। ओरल उन्होंने जो भी दिया हो मुझे, मैं 7 तारीख को सर्वोच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश NV रमन, जो मैं आज बता दूं कि इतिहास कहना नहीं चाहिए, इतिहास याद करेगा उनको। अगस्त में रिटायर हो रहे हैं, भारत के इतिहास के पहले सबसे बड़े मानवीय जस्टिस घोषित होंगे। मैं आज कह दे रहा हूं, इसलिए नहीं कि वो मेरा PIL एक्सेप्ट किए हैं, इसलिए कि एक व्यवस्था के विरुद्ध ऐसा PIL उन्होंने एक्सेप्ट किया है जो मैंने लिखा 7 को कि क्या पद से छोटा प्राण है। मैं कुलपति को हटाने के लिए यहाँ ये अनशन चालू किया हूँ। कुलपति जा नहीं रहे हैं, कोई संज्ञान नहीं ले रहा है, क्या मैं मर जाऊँ? यही मेरा PIL का। और मैंने आगे लिखा था कि क्या ऐसे व्यक्ति को कुलपति बनाया जा सकता है जिसके ऊपर पूर्णिया विश्वविद्यालय में कुलपति रहते हुए लोकायुक्त जांच हो। मेरा PIL एज इट इज एक्सेप्ट हुआ, चीफ जस्टिस ने एक्सेप्ट किया है, रमन्ना साहब ने। और अब मेरी लड़ाई अब इधर उधर नहीं जाने वाली, ये रखें प्रेम से, लेकिन पहले कुलपति को यहाँ से हटाए। राजभवन के पास अब कोई रास्ता नहीं है कुलपति के हटाने के अतिरिक्त। अब कोई रास्ता भी नहीं है कि सवाल एक सुप्रीम कोर्ट में चला गया है और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ की बात तो हम छोड़ दे रहे हैं। मैंने यही कहा है कि जिस व्यक्ति पर इतनी बड़ी जांच हो उसको आप कैसे कुलपति बना सकते हैं? अरे आप ये देखिए न पल्लवी जी कि एक सिपाही की भर्ती आज होती है, सिपाही अदना सा, उसका सारा वेरिफिकेशन खुफिया वाले उसके थाने से करते हैं कि कहीं उसके ऊपर कोई FIR तो दर्ज नहीं है, कहीं कोई कंप्लेंट तो नहीं है, उसकी नियुक्ति नहीं की जाती है बिना वेरिफिकेशन के। आप कुलपति जैसा पद इस तरीके से आप सौंपा जा रहा है इस व्यवस्था में, मैं कैसे मानूं कि ये व्यवस्था ठीक से काम कर रही है? तो सुप्रीम कोर्ट में आपकी PIL को एक्सेप्ट किया गया, लेकिन 13 दिन का आपका अनशन था, उसके बाद आप PIL लिखते हैं, एक्सेप्ट हो जाता है। अभी इतना दिन और बीत रहा है, आपको क्या लगता है कि सुनवाई होगी या नहीं होगी? फिर आपको अनशन पे बैठना पड़ेगा, फिर आपकी हालत जो है वो। पल्लवी जी मैं विश्वास दिलाता हूँ कि सारा सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। मैं एडमिट करता हूँ आपके वीडियो के माध्यम से कि राजभवन से लेके सभी तंत्र तानाशाही तंत्र के हिसाब से इस हिंदुस्तान के अंदर काम कर रहा है। शक्तियों को अपने हिसाब से मैनिपुलेट की जा रही है। लेकिन वो PIL जब एक्सेप्ट हो गया सुप्रीम कोर्ट में तो भरोसा रखिए इस कानून के ऊपर। कम से कम उस सर्वोच्च अदालत पर जब तक वो नहीं एक्सेप्ट हुआ था कोई बात नहीं थी, लेकिन जब एक्सेप्ट हो गया है तो भरोसा रखिए कि इनको जाना है, यहाँ रुक नहीं सकते। 14 को एक्सेप्ट हुआ है, हमको 1:30 बजे के आसपास हमको सूचना सर्वोच्च न्यायालय से आया है। मैं 18 या 19 में 17-19 के बीच डेट नहीं याद आ रहा है, मैंने कलेक्टर साहब के माध्यम से लेटर गवर्नर हाउस को पहुँचवा दिया है। गवर्नर हाउस के यहाँ से हमको फ़ोन भी आया था 2 दिन पहले, नंबर भी है और सारा है। हमसे कुछ पूछना चाह रहे थे लेकिन उनको हमने कहा कि उसी पत्र में है। तो आप सोच सकती हैं मीडिया मैन होके, मैं नहीं सोच सकता, इसलिए कि मैं सर्वोच्च अदालत में कम से कम विश्वास भरोसा करता हूं। और इसके बाद भी नहीं माने तो जनता का दरबार बड़ा होता है, समझ गई ना? और जनता के हिसाब से ही हिंदुस्तान चलेगा अंत में, चाहे आप जितना आग लगा लीजिए, फूंक लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। 10 मार्च तक वेट करूंगा। प्रशासन ने 8 मार्च तक का समय लिया है, 1 महीने के लिए हमारा अनशन
स्थगित कराया है। उन्होंने 2 मांगें मान भी ली थी हमारी, तीसरी मांग कहा था कि वहाँ जाएगा, तब तक मेरा PIL एक्सेप्ट हो गया। तो अब मेरा बोझ हल्का हो गया है, अब काम न्यायालय के अनुसार होना है। तो मैं जानता हूँ कि 10 दिन ही अभी हुआ PIL आए और अपडेट होने में समय लग सकता है, लेकिन जाना इनको तय है। यहाँ से हटाए जाएंगे, केवल पूर्णिया के अपने उसी जांच के आधार पर हटेंगे। यहाँ के लिए क्या जांच होगा मैं ये नहीं कहता कि गवर्नर हाउस क्या करेगा, लेकिन पूर्णिया के मामले पर इनको जाना है। जिसके पास जितनी ताकत होती है या जिसका जितना सपोर्ट होता है उसको उतना फ़ायदा मिलता है। आप अकेले इंसान हैं, आप क्या करेंगे? एक चद्दर बिछाएंगे, यूनिवर्सिटी के सामने बैठेंगे, जितनी आपके पास ताकत होगी उतनी तेज़ी से आप नारा लगा लेंगे। कोई सुनने वाला है? माइक लाइए पल्लवी जी, माइक लाइए। मेरी एज जो है 56 पूरी हो चुकी है, ठीक है। मैं और बता दूं अपने बारे में, मैं किसान हूं, कुदाल चलाता हूं, ठीक से सुन लीजिए। और 100 क्विंटल अनाज मैं अपने खुद, ये पूरा आपके माध्यम से पूरा जो सुनना चाहता है सुने, मैं करता हूं। और 10,000 का जंगल बनाया हूं, 10,000 का बाग, 10,000 पेड़ों का बाग बनाया हूं, ठीक है ना। जितनी लकड़ियां हमारे घर में देख रही हैं, मेरी अपनी लगाई हुई 89 की लकड़ियां हैं, आपको बता दूं अपने गौन में। और मैं कर्म का पुजारी हूँ। अकेला जानती हैं, एकला चलो रे कौन बोला था आपको पता है? टैगोर ने बोला था पहली बार, और वो फॉलो अप हुआ पूरी आंदोलन के दौरान। और सुनिए, गांधी जी गए थे चंपारण में, पता है कितने लोग गए थे उनके साथ? पहला आंदोलन था गांधी जी का, 5 लोग थे, उसी में राजेंद्र बाबू थे, उसी में सत्यप्रकाश सिन्हा थे, और 5 संजोग से बैरिस्टर थे। दुनिया के आंदोलन में गणना हो गई चंपारण सत्याग्रह की। आप हमको अकेला कह के इस तरीके से ना करिए। और मैं यहाँ का रिसर्चर रहा हूँ, JRF हूँ, दो सेंट्रल व्यवस्था का, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का और दिल्ली यूनिवर्सिटी का। दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैं PhD किया हूँ। वाइस प्रेसिडेंट ने ऑनरिंग किया है, वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी, जो हिंदुस्तान के जाने माने पॉलिटिशियन और जाने माने अनुशासित पॉलिटिशियन हैं हिंदुस्तान के, जो ट्रस्ट हैं, उनसे ऑनरिंग हुई है। और मुझे अकेला मत कहिएगा, मैं चादर बिछा दूंगा अकेले ना, मैं अनशन नहीं करूंगा, ये प्रॉमिस करता हूं। लेकिन चादर तो बिछाऊंगा ही। यदि ये नहीं गए तो 10 मार्च के बाद आप लोगों को बता के चादर, मेरा टेंट गड़ेगा विश्वविद्यालय गेट पर। इनको रहने का कोई अधिकार नहीं रह गया है। ये अपने पूरे केस को फाइनल कर लें, पूर्णिया में जाके जांच से गुजर लें। उसमें नाइंसाफ़ी यदि जो भी इनके विरुद्ध जांच ये होता है कि नहीं ये क्लीन चिट है, तो आके रिज्यूम करें। लेकिन अब फिलहाल इनको अपने आप हट जाना चाहिए। लेकिन अपने आप कैसे हटेंगे? गवर्नर महोदया को इनको रिकॉल कर लेना चाहिए, बुला लें इनको वापस। अब इनको रहने का कोई, और एकलौता ना कहिए, हम अकेले नहीं हैं, हम अकेले ही हैं। हम आंदोलन अकेले करेंगे, हम अपने कर्म। मैं इकलौता इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 1-2 बार मैंने आपको देखा कि आप ऐसे चटाई बिछाकर अकेले बैठे हैं ना, स्टूडेंट आपके साथ हैं। मैं मानूँ कि स्टूडेंट की लड़ाई आप लड़ रहे हैं, उन बच्चों की लड़ाई आप लड़ रहे हैं जो कोविड का बहाना करके उनको पढ़ाया नहीं गया और पेपर उनसे लिया गया ऑफलाइन। तो पेपर ऑनलाइन नहीं हुआ, ऑफलाइन हुआ। देखिए, तो नहीं, हम बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। हमारे पास यहीं बिस्मिल की आत्मकथा रखी है मेरे लाइब्रेरी में, 1900 पुस्तकों में से है, आपको निकाल के खोल के पढ़ना हो। जिनको बिस्मिल को कहाँ फांसी दी गई थी? गोरखपुर के जेल में दी गई थी, और बिस्मिल के साथ 4 लोगों को फांसी दी गई थी। आपको याद नहीं आ रहा होगा, मैं बता दूं, बिस्मिल को, रोशन को, राजेंद्र लाहिड़ी को और अशफाकुल्ला को। अशफाकुल्ला को फैजाबाद जेल में, रोशन को नैनी जेल में, लाहिड़ी को गोंडा जेल में, और इनको यहाँ दी गई थी। आत्मकथा में लिखे हैं, प्रभात प्रकाशन की है, कि हमको इतना खराब लग रहा था जब वो फांसी की तरफ बढ़ रहे थे कि उनके पीछे कोई दिखाई नहीं दे रहा था हिंदुस्तान का। 26 करोड़ की आबादी हिंदुस्तान की थी, और इस तरीके से हम छोड़ दें। आप हमको अकेला चटाई बिछाते देख रही थी, ये कहेंगी तो मेरी ताकत कम होगी। मैं अनशन पर था, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता था, और मैं अकेला चटाई पर बैठा हुआ था। लेकिन आपको पता नहीं कि पूरा जिला प्रशासन मुझे पीछे बचाने के लिए, मैं किस तरह से मेडिकल कॉलेज वाला सीन आप देखी होती, मैं उसके बाद भी स्केप करके अकेला इनको मैं छकाया हुआ था प्रशासन को। और अंत में मैं जाना कि हाँ, उन्होंने 2 मांगें मान ली, और मैं देखा कि मेरा सेहत बिगड़ता जा रहा है,
और ये आंदोलन का तरीका भी है कि हम आगे पीछे हट के अपना काम करें। मैंने विड्रा किया अपने आंदोलन को, और अकेले का मत कहिएगा, और डर भी मत कहिएगा। नो, हम ये नहीं कह रही हूँ कि आप डरे हुए हैं, मैंने तो ये कतई नहीं कहा कि आप डरे हुए हैं, मुझे पता है कि आपका हौसला बुलंद है। जी, हमको जो हम अकेले नहीं हैं। और वो अनशन था, उसमें जितने लोग, और आपको बाद में जिनको पता चला वो आए भी, और प्रशासन से ही जाके आप पूछिए कि प्रशासन की क्या, मैं प्रशासन का बताऊं, मैंने 9 तारीख को 2 पेपर में पढ़ा था। एक में निकला था कि प्रशासन ने ली सांस, चैन की सांस ली, और विश्वविद्यालय का निकला था कि विश्वविद्यालय का प्रशासनिक भवन चैन में आया है। जब अनशन खत्म हुआ तो अकेले, आप जान रही हैं ना, अकेले मत जोड़िए उसको। लेकिन देखिए, हमको ये नहीं करना पड़ेगा, मुझे पक्का भरोसा है। जुड़ाव गोरखपुर यूनिवर्सिटी से कैसे रहा? क्या मैं यहीं से 86 में एमए करने आया था, 88 में मैं एमए प्रथम श्रेणी से किया। यहीं मुझे 89 में ही जेआरएफ अवार्ड हुई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, प्रेस्टिजियस जेआरएफ, आज 32,000 रुपये उसमें है। और यहीं जेआरएफ नेट भी यहीं से उत्तीर्ण किया, और यहीं मैं 5 साल पढ़ाया भी, 3 से लेके 8 तक। इसके बाद मुझे एक जेआरएफ और मिली दिल्ली विश्वविद्यालय की, और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय गया। वहाँ से मैं आर्कियोलॉजी विषय और रिसर्च मेथोडोलॉजी पर ही मैंने शोध किया है, अवार्ड हुई है अभी डिग्री मुझे। और मैं इस गोरखपुर विश्वविद्यालय से गहरे रूप से जुड़ा हुआ हूँ। और मेरे सामने हिस्ट्री डिपार्टमेंट के 2 आचार्य, जो दुनिया के फेमस आचार्य थे, प्रोफेसर बीएस पाठक, जो लंदन से इतिहास पढ़ के आए हुए थे, और एल बासम, जिनकी किताब यहाँ रखी हुई है, जो हिंदुस्तानी संस्कृति को सबसे कहाँ गई एल बासम की किताब? यहीं पड़ी है, देखिए, सिराने हमारी पड़ी है। मैं मेथोडोलॉजी अभी कहीं है, देख रहा हूँ। तो उस समय वो आपके प्रोफेसर हुआ? नहीं, वो हम आए थे, रिटायर हो गए थे, लेकिन उनके पढ़ाए प्रोफेसर जे राय का नाम आप नहीं सुनी होंगी, रिनाउंड प्रोफेसर हैं, अभी जीवित हैं। उनका बजाइए किसी दिन, हिस्टोरियन के रूप में यही हैं, लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन कहे जाते हैं गोरखपुर के, उनका बजाइए ले जाके। उनके वाइबा के लिए लंदन से वही एल बासम आए थे, जो इनके स्टूडेंट, जो आर.एस. शर्मा और जो प्रोफेसर बीएस पाठक के गाइड थे लंदन में, रोमिला थापर, इन सबके गाइड थे। ये सभी लगभग 5-7 साल छोटे बड़े थे। आर.एस. शर्मा 5 साल पाठक जी से बड़े थे, 1920 में पैदा हुए थे पाठक जी। तो उस समय यूनिवर्सिटी कैसी दिखती थी आपको, और अभी कैसी? 57 में बनी है, और 86 में मैं बता दूं कि यूनिवर्सिटी का बहुत इंटरेस्टिंग सवाल किए हैं कि यूनिवर्सिटी में जब मैं आया था तो मेरा एडमिशन नहीं हो रहा था, इसलिए कि स्नातक परीक्षा में डिग्री कॉलेज के से पढ़ के आया था, और मार्क्स कॉपिंग में मेरा नंबरिंग कटने की वजह से मार्क्स कम हो गया था। तो सिफारिश से मेरा एंशिएंट हिस्ट्री में एडमिशन हुआ था। जरा गौर करिएगा, 86 में, अभी बता दूं आज से और उस दिन की तुलना से। और अर्थशास्त्र में मेरा स्नातक का विषय था, वहाँ तो एडमिशन का सवाल ही नहीं था। 120 के अगेंस्ट 300-400 फार्म भरे जाते थे, और बीके सिंह साहब उस समय हेड थे अर्थशास्त्र विभाग के। आज अब तुलना सुन लीजिए एक लाइन की, आज इसी सत्र में, इसी राजेश सिंह के समय में, उस ट्रेडिशनल विषय में जो अर्थशास्त्र आज भी इतना रेलिवेंट और इम्पॉर्टेंट विषय है, आज भी उसमें एडमिशन पूरा नहीं हुआ है। इसका जिम्मेदार कौन है? मोदी जिम्मेदार हैं इसके, कि इस 22 की कोरोना है, किसको कहा जाए इस विनाश के लिए? अर्थशास्त्र के 120 सीट में बिलो 100 एडमिशन हुआ है, 93 या 94 मुझे याद नहीं आ रहा है, पेपर में निकला हुआ था। मेरे अनशन के बाद ये पेपर में निकला है, 27 के बाद किसी दिन पेपर में निकला था कि 120 सीट नहीं भरी गई है। इतना पतन हुआ है इस विश्वविद्यालय का। और अर्थशास्त्र विभाग में, बहुत सारे विभागों में तो सीटें ही नहीं पूरी हुई, लेकिन अर्थशास्त्र जैसे डिपार्टमेंट में एडमिशन पूरा न होना, मैं किसको दोष दूं? मैं प्रोफेसर राजेश सिंह को कैसे दोष दूं अकेले इस बात के लिए? लेकिन कितना यह पतन हुआ है पूरी शिक्षा प्रणाली का, आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए। और मैं जब पढ़ रहा था तो किसी प्राइवेट का कहीं कोई चक्कर नहीं था, वेल इस्टेब्लिश्ड डिपार्टमेंट 20-22 थे, और रिनाउंड प्रोफेसर थे, 8-10 को गिना सकता हूँ, ठीक है ना। रामकृष्ण मणि साहब थे उस समय, ला में उदयराज राय साहब थे, जिनको हिंदुस्तान जानता है, सारे उनके न जाने कितने पढ़ाए, यहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक जजेस निकले। उन्हीं के साथ जो है प्रोफेसर AP सिंह थे, जो यहाँ कानून विशेषज्ञ थे। उसके बाद आप सारे विभागों में जोड़िए ना, जगदीश सिंह ज्योग्राफी में थे, इकोनॉमिक्स में BK सिंह, सुदामा सिंह थे, उधर जो है फिजिक्स में रिनाउंड प्रोफेसर एक राय साहब, क्या नाम है वो राय साहब, जो टिग्रिस से करके आए थे, उनकी किताब यहीं लगी है,
हिंदी फिर आना, इसमें दिखाइए अभी। गोरखपुर यूनिवर्सिटी जी, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के थे वो हल्के नहीं है, वो साइंटिस्ट हैं। जब वो टिग्रिस में यूनान में रिसर्च करने गए थे, जब वहाँ से आने लगे तो इतना मुहब्बत लगाव हो गया था वहाँ के बच्चों से, सबसे वहाँ के लोगों से, कि कहे कि हिंदी फिर आना। मुसलमान घर में रहते थे, जो आज ये आग लगा रहे हैं ना हिंदुस्तानी, ये जो पीएम आग लगा रहे हैं देश के अंदर, साफ साफ बजाइए इसको, पीएम जो आग लगा रहे हैं, जरा इसको पढ़ा करें। हिंदुस्तान जो शब्द है ना, ये उसी फारसी से आया हुआ है, और मुसलमान को निकाल के हिंदुस्तान की बात करेंगी ना, तो मैं बता रहा हूं कि आप इस देश का पतन कर रही हैं, प्रत्येक क्षण पतन कर रही हैं। दुनिया में कितना साख गिरा है इस कम्युनलिज्म को लेके, भारत के इस सांप्रदायिकता को हम यहाँ ढोल पीट रहे हैं, सबको अच्छा लग रहा है। बराबर छोटे छोटे मुल्क हमारी आलोचना करने में लगे हुए हैं, बराबर अमेरिका इसके लिए तंज कस रहा है। हमको शर्म नहीं लगती? राय साहब की किताब पढ़िए ना, हिंदी फिर आना। भौतिक शास्त्री थे, अभी हैं, जीवित हैं राय साहब, शायद हमको लगता है जीवित हैं। उनके किताब का विमोचन 2004 या 5 में ही गोरखपुर के मजीठिया ब्लॉक भवन में हुआ था, मैं उसमें था, हमको भी एक कॉपी मिली थी। आप ऐसे कह रही हैं विश्वविद्यालय को, तो हम कह रही हैं कि कैसे जुड़े हुए विश्वविद्यालय से हम? नहीं, मैं पूछ रही हूँ आपका जुड़ा। जी, मैं विश्वविद्यालय से नाराज ना होइए, मैं आपको अकेला कह के भी एक मैसेज देना चाह रही थी अपने दर्शकों को, ये बताना चाह रही थी कि जब पूरी दुनिया एक राग अलाप रही होगी, एक सुर अलाप रही होगी, तो एक अकेला इंसान निकलता है और वो समाज को संदेश देता है। और जो यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी से मैं खुद पढ़ी हूँ, अभी 1-1.5 साल हुआ निकले, उस यूनिवर्सिटी को हमने खुद देखा है कि जब नया कोर्स लॉन्च हुआ और उसके लिए कुछ भी पहले से बेस नहीं तैयार था, तो हमारा खुद का सवाल था कि 30,000 रुपए आप ले रहे हैं और उसके लिए आपने कोई तैयारी नहीं की है। इसमें मेनन जैसे, मैं आपको बताऊं, एक और बता दें, इस विश्वविद्यालय में मेनन, जवाहरलाल नेहरू और रिनाउंड शिक्षाविद यहाँ कन्वोकेशन और गेस्ट बन के आते थे, इसी विश्वविद्यालय में बता रहा हूँ। और गोविंद वल्लभ पंत ने इसका इंस्टीट्यूट, जब इसका प्रपोजल गया तो एक्सेप्ट किए थे। 52 में ही 55 में इंस्टीट्यूट तैयार हुआ, 57 में इसका पहला बैच निकला था। ये भारत का आज़ादी के बाद का ऐसा विश्वविद्यालय है, इसको ऐसे हम गलने और नुकसान होने इसको देखना नहीं चाहते, न होने देंगे। और आप यहाँ के आचार्यों को बता दूं कि ये पूरी तरह डरपोक हैं, पूरी तरह डरपोक, चमचे हैं, चाटुकार हैं, चापलूस हैं। जितने आचार्य हैं इस समय के, चाटुकार, चमचे, चापलूस हैं। सुनिए पहले पूरा ठीक से। इतने बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं। आप ले आइए, माइक ले आइए। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उसमें से कुछ प्रोफेसर मेरे को भी हैं, वो सभी देखिए, एक आध को छोड़ के, एक आध को 300 आचार्य हैं, 300 में से हम 10% निकाल दें, 30 भी नहीं है, इसलिए कि 30 यदि होते प्योर तो 30 निकल के आए होते इस सत्याग्रह में। मैं कुछ मांग रहा था, मैं तो यही कह रहा था कि इनको यहाँ से हटाया जाए। विश्वविद्यालय अब इनको सहन नहीं कर पा रहा है, पूरी तरह से तोड़ चुके हैं। मैंने कुछ भी नहीं कहा था कि और कोई नहीं आया। 2-4 लोग जो कमलेश सर के साथ थे, वो 2-4 लोग हमारे पास हॉस्पिटल गए थे। उमेश जी गए थे और अजय जी गए थे, अंकुर जी गए थे और खुद ये गए थे कमलेश जी। 4 लोगों के अतिरिक्त क्या विश्वविद्यालय में, और पूर्व प्रोफेसर CR मिश्रा जो हमारे गार्जियन हैं, वो बराबर परेशान थे अंदर से, वो आते रहे हमारे पास। और कोई विश्वविद्यालय में शिक्षक नहीं है और किसी को परेशानी नहीं थी इस विश्वविद्यालय में जो काम हो रहा है। सभी लोग अंदर से मिनमिना रहे हैं, परेशान हैं, हिनहिना रहे हैं और आ नहीं सकते हैं। इसको मैं क्या कहूँ, चापलूस, चमचे, चाटुकार, डरपोक सभी हैं। हमारे बगल में जो शख्स जिनको आप देख रहे हैं, ये दरअसल एक समय गोरखपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे हैं और आज उसी विश्वविद्यालय को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें कभी अपनी लड़प्पन में एक छोटे से झोले में किताब भरकर अपना भविष्य लिखने गए थे। आज उसी यूनिवर्सिटी की लड़ाई में अपना ज़िंदगी कुर्बान करने पर तुले हुए हैं। 13 दिन से आमरण अनशन पर थे। आज हम वही समझने आए हैं कि जब लोकतंत्र की लड़ाई होती है, एक अकेला इंसान सत्याग्रह करता है तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है, वही सब समझना था। आपने इनकी बात सुनी, अपनी राय प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दीजिएगा और ये बताइएगा कि इनकी बातों में आपको कितनी सच्चाई लगती है, क्या कुछ लगता है। क्योंकि मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि एक तरफ जब आप देखते हैं, एक तरफ शोर है, हल्ला है और एक तरफ शांति से बैठा इंसान जो अपनी बात को आराम से, शालीनता से बता रहा है, लेकिन तब भी कोई सुनने को नहीं तैयार। देखिए, एक पल्लवी और लास्ट चीज़ कि अभी अकेला एक आदमी जो बार बार आपके कसक हमारे लिए हो सकती है कि आपको ये है कि अकेले ये बैठे हुए हैं डॉक्टर मल और इस तरीके से। उस समय कोविड था भी, इसलिए बच्चे। देखिए इधर वीडियो कर दीजिए, इधर जरा सा आप दिखा दीजिए
ये मेरी शांति वन है, ये लाइब्रेरी मेरी है और ये उद्यान मेरा लगाया हुआ है। देखिए इसमें 8 तरह के पेड़ लगे हैं। मैं यहीं शांति से रहता हूँ। मेरी माँ का नाम शांति था। एक दिन वो पूरे तरीके से बैठी रहती थी। उनकी पढ़ी हुई ग्रंथ इस लाइब्रेरी में लगी है। विदुषी थी, पढ़ी लिखी कम थी, लेकिन पढ़ने लिखने में इतनी शौकीन थी कि 52 खंड आला, तमाम तरह के लोक कथाएँ और लोक प्रचलित पुस्तकें पढ़ डाली थी, वो सब लगी हुई है। मैं शांतिपूर्ण ढंग से रहना चाहता हूं। और बार बार इकलौता मत कहिए। जब भारत की 1931 में भारत को फांसी दी गई भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को, तो इस देश की आबादी 27 करोड़ थी। ठीक है, आप इकलौते नहीं हैं, आपकी लड़ाई में और भी लोग हैं, लेकिन हमने आपको फिजिकल रूप से अकेला देखा है। आप भगत सिंह को नहीं देखी हैं? कोई नहीं। 138 करोड़ लोग भगत सिंह को नहीं देखे। अभी जो वर्तमान लोग हैं, सबके दिल में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु बसते हैं, पता है ना। और उनका नाम लेके रोए खड़े हो जाते हैं क्रांति के लिए, इतना तो जानती हैं। और ये समय वक्त बहुत करीब आता चला जा रहा है। इस देश को जितना फूंकना चाहिए उतना नेता लोग फूंक लाए हैं। मैं किसी पार्टी का दलाल नहीं, चमचा नहीं, चाटुकार नहीं, मेंबर नहीं। ये सभी जो राजनीतिक दल हैं, इनको मैं गिरोहबंद दल कहता हूँ। बजाइएगा खूब ठीक से, काटट छाटिएगा मत। ये गिरोहबंद दल हैं। इनके मेंबर क्या हैं? दलाल, बिचौलिए दलाल हैं। जातिवाद को लड़ाएंगे, सांप्रदायिकता लड़ाएंगे, आग लगाएंगे हिंदुस्तान में। और इस सबके एक नंबर के जो पुरोधा हैं वो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। काटिएगा मत मेरा वीडियो। और दूसरे नंबर के मुलायम सिंह यादव हैं। ये 2 सांप्रदायिक शख्सियत बचे हैं। एक ने अयोध्या में निर्दोषों के ऊपर गोली दगवा दी और एक ने अपनी नज़रों के सामने 29-30 दिन तक पूरा गोधरा को लेके पूरे गुजरात में कत्लेआम होते देखता रहा। बच्चियां और महिलाएं काटी जाती रहीं। एक सेक्ट ने एक सेक्ट पर प्रहार किया। वो साबरमती ट्रेन निकलती 2 फरवरी या 3 फरवरी की घटना है। साबरमती ट्रेन बढ़ती चली जा रही थी और गोधरा स्टेशन पर प्रातः 4 बजे घटना होती है और उसके बाद आग लगी। गुजरात में आपको रोकना चाहिए। इंसान कटता मरता चला गया और एक ने सीने पर गोली चलवाई। किस लिए? राजनीति में बने रहने के लिए, मुख्यमंत्री और पद पर बने रहने के लिए। हिंदुस्तान का पतन कर रही हैं पल्लवी जी, आपका और हम सभी पतन। मैं कैसे नहीं, इसलिए कि आप लोग मीडिया पता नहीं कैसे इंटरव्यू बजाते हैं कि बजाते नहीं। इनको क्यों नहीं कहते कि क्यों नहीं मान जाते आप पद के लिए? कितनी कुर्बानी लीजिएगा इस देश को, कितना बांटिएगा? फिलहाल विषय यही रहने दीजिए, गोरखपुर विश्वविद्यालय। मैं आपको वहीं आता हूँ और अकेले का तो निकाल दीजिए दिमाग से। और आप इतना हमको कहिएगा तो हमको सुरक्षा मैं आपका एकदम बिल्कुल मोरल डाउन करने नहीं आई। मैं हम जो नहीं चाहते, हम अकेले, देखिए हम अकेले यहीं से बालू से आंदोलन खड़ा कर देंगे, आपको प्रॉमिस करता हूं। मैं अकेले बालू से खड़ा करूंगा आंदोलन। हम इस तरह से कहेंगी तो मेरा कार्रवाई यहीं से चलेगा। यदि ये 10 मार्च तक नहीं हटेंगे, कानून में अब आ चुके हैं, कानून के फंदे में आ चुके हैं, ये जाएंगे। ये नहीं हटते तो फिर से आप जी 10 के बाद मैं ऐलान करके बता के आप लोगों को और करूंगा। मैंने बताया है कि 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती पर मैं मेथोडोलॉजी की एक किताब ऐसी दूंगा, सोशल साइंस की मेथोडोलॉजी, जिसमें हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटिकल साइंस और जियोग्राफी, इन 4 विषयों की वो होगी, रिसर्च मेथोडोलॉजी होगी। मैं लिख के दूंगा, इसलिए कि कापियां इसी के लिए फाड़ी गई हैं। प्रोफेसर राजेश जी 1.5 वर्ष से यहाँ कुलपति हैं और 300 आचार्य हैं। एक मेथोडोलॉजी की पुस्तक नहीं लिखी जा सकती है? एक पुस्तक नहीं है विश्वविद्यालय में मेथोडोलॉजी की। मेरी पुस्तक मेथोडोलॉजी की आ गई है, अभी यहाँ विश्वविद्यालय में नहीं मंगाया गया है। DU JNU के सारे विश्वविद्यालयों में, मैसाचुसेट्स में चल रही है मेरी अपनी लिखी पुस्तक। उसमें मेथोडोलॉजी के 9 पन्ने हैं। बच्चों को अभी नहीं मिल पाई है, न यहाँ कोई जान रहा है। अब मंगा ली जाएगी तो हो जाएगा, लेकिन 14 अप्रैल को मैं मेथोडोलॉजी की पुस्तक का विमोचन कराऊंगा और गोरखपुर विश्वविद्यालय में ये जो समस्या मेथोडोलॉजी के अध्ययन मटेरियल की नहीं है, उसको पूरा कर दूंगा। नमस्कार, मैं पल्लवी राय। आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। अपना सलाह और सुझाव हमें लिख कर जरूर भेजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।